है बच्चों। और केमिस्ट्री की सीरीज़ में हमारे लास्ट कुछ टॉपिक बचे हुए हैं। हमने सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक राउल्ट्स लॉ, हेनरी लॉ बहुत अच्छे से डिटेल में किया है। जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है जाके देख लो, ठीक है ना। ये इस पे मत जाओ, हैं। क्वेश्चन सारे सही होंगे आपके। चलिए हम शुरू करते हैं। आज हमें जो पढ़ना है वो है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, यूँ कह लो कि इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसे हम बोलेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। तो देखो, प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सॉल्यूशन, केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, है ना। वैसे तो बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टी, बहुत सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, बट इस चैप्टर जो हमारा सिलेबस है, जो हमारा चैप्टर है, इसके अंदर हमको फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़नी है और उसके अंदर भी हमको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़नी है। कौन सी प्रॉपर्टी पढ़नी है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़नी है ना। जैसे हम आपसे कहते हैं भाई कलर 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 है तो फील आता है, हाँ यार ये कलर है। स्मेल है, उसकी फील आती है। डेंसिटी की फील आती है। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जब बोलते हैं तो आपने पढ़ा है नहीं तो फील नहीं आती। तो देखो, सबसे पहली चीज़ क्या है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, है ना। उसमें भी सबसे पहले ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या? डाइल्यूट सॉल्यूशन। कि अपना जो सिलेबस है उस सिलेबस को डाइल्यूट सॉल्यूशन के अंदर माना गया है, कि पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो डाइल्यूट सॉल्यूशन का है। पहली चीज़, ठीक। अब यहाँ पर मैं जो हिंदी में लिखा हूँ उसको पढ़िएगा, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। फिर आप डिफिनीशन पे चलना। डिफिनीशन आपको आपके बुक के अंदर मिल जाएगी। इसको ऐसा आज समझाऊंगा या आप ऐसा समझोगे कि ऐसा कभी नहीं समझाओगा, ये मेरा प्रॉमिस है। कमेंट ज़रूर करिएगा अगर आपको सही से समझ में आया। देखो, किसी सॉल्यूशन की ऐसी प्रॉपर्टी है, ऐसे गुण है जिन्हें फर्क नहीं पड़ता कि क्या मिलाया। यानी क्या है, कौन है ना। कौन मिला रहे हो इससे फर्क नहीं पड़ रहा है, कितना मिला रहे हो इससे फर्क पड़ रहा है। कौन है इससे फर्क नहीं पड़ रहा है, कितना है इससे फर्क पड़ रहा है। आप डेली लाइफ में रिलेट कर सकते हो, शादियां होती हैं तो किससे हो रही है ये फर्क नहीं पड़ता, कितना पैसा कमा रहा है उससे फर्क पड़ता है। ऐसे ही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कौन आ रहा है इससे फर्क नहीं पड़ता, कितना आ रहा है उससे फर्क पड़ता है। बात समझ में आई? जैसे एग्जांपल के तौर पे समझो, ये 1 लीटर वाटर है। 1 लीटर हमारा सॉल्वेंट क्या है? वाटर। अक्सर पूरे सिलेबस के अंदर आपको सॉल्वेंट क्या मिलेगा? वाटर ही आपको सॉल्वेंट मिलेगा। तो अगर 1 लीटर के अंदर देखो, 1 मोल मैंने फलाना मिलाया, छोटे पार्टिकल। 1 मोल मैंने ढेकाना जो कि बड़े हैं, और 1 मोल उनके बड़े भाई ढिमकाना को मिलाया जो कि ज़्यादा बड़े हैं। तो एक बात बताओ, हमने पहले ही कहा है, आप क्या मिला रहे हो, छोटा मिला रहे हो, बड़ा मिला रहे हो या उससे बड़ा मिला रहे हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क इससे पड़ता है कि आप कितना मिला रहे हो। तो देखो, आपने 1 मोल मिलाया, 1 मोल मिलाया, 1 मोल मिलाया, तो कितना, यानी 1 मोल, सब में एक ही मोल मिलाया। इसका मतलब इन सब की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सेम रहेगी। तो आपने अभी कुछ नहीं पढ़ा है, बट आप ये समझ गए हैं कि कौन आ रहा है इससे फर्क नहीं पड़ रहा, कितना आ रहा है इससे फर्क पड़ता है। अच्छा, मोर एक्यूरेट क्या होता है? रिलेटिव नंबर। ये आपको देखने को मिलेगा, रिलेटिव नंबर। इसको भी समझो। जैसे मैंने कहा, यहाँ पे भी आप अच्छे समझ सकते हो कि देखो, 1 लीटर के अंदर मैंने 1 मोल मिलाया। 1 लीटर के अंदर 1 मोल मिलाया, तो 2 लीटर के अंदर कितना मिलाएंगे भाई? 2 लीटर के अंदर हम 2 मोल मिलाएंगे। सिंपल सी बात है। अब एक सिंपल सी, मैंने ऊपर वाले को मिटाया, मैंने इसको मिटा दिया, इसको मैंने मिटाया, तो 2 लीटर में 2 मोल। अब जो आप देखने वाले हैं तो आपको क्या दिखा कि यार इसने तो 2 मोल मिलाया है, इसने क्या मिलाया है? 2 मोल। बट उसने ये नहीं देखा कि यार 2 लीटर में 2 मोल हैं। तो अगर 2 लीटर में 2 मोल हैं तो फिर से 1 लीटर में कितने हो जाएंगे? 1 मोल। तो इसे ही बोलते हैं कि रिलेटिव नंबर, कि किसके रेस्पेक्ट में आप मिला रहे हो। आपको समझ में आ गया होगा? बात समझ में आई? चलो, अब चलते हैं कि यार हमारे सिलेबस के अंदर जाने अनजाने में सॉल्वेंट कौन होता है? सॉल्वेंट कौन होता है? वाटर होता है, जो कि फिक्स होता है भाई। जाने अनजाने में पूरे सिलेबस आप पढ़ोगे तो जो आपका सॉल्वेंट रहता है वो क्या रहता है? आपका फिक्स रहता है। तो इसीलिए बोला जाता है कि भाई सॉल्यूट के पार्टिकल पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। लेकिन आप एक बात समझना यहाँ पे, कि सॉल्वेंट हमारे यहाँ सिलेबस में क्या है? वाटर है। बट अगर कभी क्वेश्चन के अंदर आ जाए कि क्या कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्वेंट पे भी डिपेंड करती है, हम कहेंगे यस, सॉल्वेंट पे भी डिपेंड करती है, क्योंकि हमारे यहाँ वाटर होता है तो कोई ऐसा मसला होता नहीं है ना, ठीक। आपको समझ, अब डिफिनीशन क्या है समझ नहीं, पूरी डिफिनीशन पढ़ लो, रट लो। दोज फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन विच डिपेंड अपॉन द रिलेटिव नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट बट डू नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ द सॉल्यूट, ठीक। जैसा कि मैंने आपके सामने लिख दिया कि देखो, सॉल्यूट का नेचर क्या है, कौन सॉल्यूट आ रहा है, किससे शादी हो रही है, उससे फर्क नहीं पड़ता, बल्कि सॉल्यूट का नंबर कितना है, कितना कमा रहा है, उससे फर्क पड़ता है। बात समझ आई? बाकी सॉल्वेंट का नेचर जो है वो तो फर्क पड़ेगा, बट हमारे यहाँ सिलेबस में क्या होता है? H2O ही सॉल्वेंट होता है। और अच्छे से समझने के लिए कुछ और एग्जांपल मेरी सेकंड नोट्स उसमें है। देखो, ये वाला क्वेश्चन देख लो भाई। 100 ml सॉल्वेंट आपका है, इसमें 5 मोल ग्लूकोज मिला रहे हो
और उसी 100 ml सॉल्वेंट में 5 मोल सुक्रोज मिला रहे हो, तो दोनों 5-5 मोल मिला रहे हो, इसका मतलब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या रहेगी, सेम रहेगी, क्योंकि आपने कितना मिलाया है, 5 ही मिलाया है। अगले वाले में आपने ग्लूकोज का तो 5 मिलाया है, लेकिन सुक्रोज का 6 मिलाया है। अब देखो क्या होगा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी दूसरे वाले की ज्यादा होगी, क्योंकि आपने 6 मोल मिलाया है। बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम चलते हैं कि यार कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कितने टाइप की होती है। हमारे सिलेबस के अंदर 4 ही टाइप की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, जो कि एक्सपेरिमेंटल है, जिसमें रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, RLVP शॉर्ट फॉर्म याद रखना आप लोगों को। LVP भी होता है, लोअरिंग इन वेपर। देखो सिलेबस के अंदर 4 ही है, जो 4 मेन है, बस RLVP के अंदर आपका LVP भी आएगा। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, ये 4 पहली चीज तो क्लियर होना चाहिए। 4 आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं, सबके शॉर्ट फॉर्म आपको याद होनी चाहिए, इसे समझना आसान। रूल नंबर वन क्या कहता है कि जैसा नाम वैसा काम, जैसा नाम वैसा काम। बात समझे, जैसा नाम वैसा काम। पहली चीज अब समझना है आपको, धीरे धीरे देखो। मान लो 2 गिलास आपका है, 2 गिलास है, वाटर आपने फिक्स कर दिया है, इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आपने मिलाया है। क्या है बेटा, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आपने मिलाया है। पहले इन चीजों को आप क्लियर कर लीजिएगा, है ना, सिंपल सी बात है। अब नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या है, आप इस बात को भी समझिएगा। हमने हालांकि डिस्कस पहले ही कर लिया है कि नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या होता है। नॉन वोलेटाइल का मतलब जो उड़ नहीं पाते, जो उड़ नहीं पाते, यानी इनका वेपर प्रेशर नहीं आएगा, जो उड़ नहीं पाते। तो उड़ते नहीं है तो ये क्या, जैसे सॉलिड है होते हैं, शुगर होता है, यूरिया होता है, नमक होता है, ग्लूकोज होता है, ये लोग उड़ नहीं पाते। बात समझ में आई। एथेनॉल की बात नहीं करेंगे। तो जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसमें आपको क्लियर होना चाहिए कि जो आप क्या मिला रहे हो, कि भैया आपके पास क्या है, एक वाटर है, वाटर आपके पास होता है। इस वाटर के अंदर आप जो मिला रहे हो वो कैसा होना चाहिए, सॉलिड होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, सॉलिड होना चाहिए। उसी के लिए आप कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे हो। और जैसे ही आपने इसको मिलाया, अभी हम अच्छे से देखेंगे, जैसे ही आपने मैंने कहा ना, जैसा नाम वैसा काम, जैसा नाम वैसा काम। देखो RLVP, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, यानी इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। क्लियर, पहले बिना पढ़े बिना फार्मूले से पहले, जैसा नाम वैसा काम। इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन का मतलब बढ़ना, यानी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट कम हो रहा है। दूसरा, जितना नाम उतना काम, इसका क्या मतलब है बेटा, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने स्टार ऐसे ही फालतू में नहीं लगाया है। जैसे हमने कहा जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, RLVP होती है, EBP होती है, DFP होती है, ये चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं, लेकिन वेपर प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। बॉइलिंग पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। फ्रीजिंग पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। उनके अंदर जो चेंज हो रहा है वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, इसको आपको ध्यान देना है। अब हम चलते हैं अपने सबसे पहले टॉपिक पे, RLVP। सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपसे बोल रहा हूं, RLVP, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। बात समझ में आई। चलिए हम पहले इसको अच्छे से समझते हैं, वन बाय वन। आप थोड़ा सा गौर करिएगा इस पर। देखो सबसे पहले इसको क्लियर कर लो कि भाई देखो, एक सबसे पहले आपने एक बर्तन लिया है जिसके अंदर वाटर, प्योर वाटर है, प्योर वाटर और कुछ भी नहीं है। तो अगर प्योर वाटर है, इसका अपना वेपर प्रेशर आएगा, जिसकी वैल्यू P0A होती है। हम लोगों ने अच्छे से वेपर प्रेशर में पढ़ा है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, P0A होगी। अब जैसे ही आपने देखो इसको A बोला, क्लियर करना, इसको हमने A बोला, ये हमने B बोला। अब सॉलिड आप ऐड कर रहे हो, समझना। पानी यहां था, ये पानी यहां था पहले पहले, और यहां से ऐसे उड़ के जा रहा था, पानी ऐसे था, उड़ के जा रहा था। जब सिर्फ पानी था तो जो मैक्सिमम वैल्यू आई उसकी P0A आई। क्लियर, इतना कि जब उसकी वैल्यू सिर्फ पानी था। अब आपने सॉलिड सॉल्यूट मिलाया है। अब आपने क्या किया, सॉलिड सॉल्यूट मिलाया है। अब ये सॉलिड सॉल्यूट तो उड़ेगा नहीं, तो ये देखो मैंने कहा यार सॉलिड सॉल्यूट है, ये उड़ता नहीं है, तो ये क्या करेगा, यहां पे बैठ जाएगा, यहां पे बैठ जाएगा, यहां पे बैठ जाएगा, यहां पे बैठ जाएगा। अब बताओ, जो वेपर, ये तो उड़ेगा नहीं, तो जो वेपर प्रेशर यहां से निकलना चाहता था वाटर वाला, क्या निकल पाएगा, ये नहीं जा पाएगा। यहां से तो चला जाएगा, लेकिन यहां से नहीं जा पाएगा, यहां से नहीं जा पाएगा। यानी अगर पहले, मैंने एक वैल्यू मान रहा हूं, पहले अगर ये 100 आता था, पहले ये 100 आता था, बताओ ये 100 से ज्यादा आएगा या 100 से कम। तो हमने कहा यार पहले तो ज्यादा उड़ता था, ज्यादा आता था, अब 100 से कम आएगा, अब 100 से कम आएगा। तो वही मैंने लिखा कि पहले प्योर वाला ज्यादा आता था, अब जो सॉल्यूशन का आएगा वो कम आएगा, यानी वेपर प्रेशर में आपको कमी दिखी। क्या वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ, हाँ सर, वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ है, वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ है। खत्म, इतनी इतनी सी बात थी। अब इसको आराम से आप समझते हुए चलो, ठीक। अब देखो, पहले ज्यादा कौन था, P0A, कम कौन है,
PS। तो अगर दोनों को आप क्या कर दोगे माइनस, तो क्या डेल्टा पी आ जाएगा? बिल्कुल हाँ सर, चेंज आ जाएगा, 100 माइनस 60 कुछ भी करोगे चेंज आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो, वहां देखते चलो भाई, जो सॉल्यूशन होता है आपने राउल्ट लॉ के अंदर पढ़ा था, तो उसका क्या होता है भाई, पी नॉट। अब जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन हम वहां जो पढ़ के आए थे, पहले रिलेट कर देता हूँ राउल्ट लॉ से, वो था भाई सॉल्यूशन का पी ए प्लस पी बी। क्या आपने ए और बी को मिलाया, बट यहाँ तो कुछ है ही नहीं, यहाँ तो क्या है देखो ध्यान से, पी ए तो आएगा, पीबी तो नहीं आएगा ना, पीबी तो नहीं आएगा, क्योंकि आपका क्या है, सॉलिड सॉल्यूट है, तो पीबी तो जीरो है, तो पीबी क्या है, जीरो, यानी पी सॉल्यूशन सिर्फ क्या आएगा, पी ए आएगा। हम लोगों ने वहां डिस्कस किया था भाई। देखो सिंपल सी, और जिसको नहीं समझ में आता, मान लो आप पहली बार देख रहे हो, इस यहाँ तक पहुंचे हो, सॉल्यूशन में जो वेपर प्रेशर आएगा ए और बी दोनों की वजह से आएगा। अब बी वाला तो उड़ता ही नहीं है, तो अगर उड़ता ही नहीं है तो उसका प्रेशर क्या आएगा, जीरो आएगा, यानी पी ए। और पी ए की वैल्यू क्या होती है, पी नॉट ए एक्स ए वैल्यू होती है। तो आपको यहां से एक चीज मिल गई। अब क्या आप ये लिख सकते हो कि यार देखो, एक्स ए और एक्स बी दोनों को आपने मिलाया, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो एक्स बी कितना होगा, अगर आप सॉरी एक्स ए की वैल्यू लिखना चाहो, क्या 1 माइनस एक्स बी होगा? बिल्कुल सर। तो 1 माइनस आप एक्स बी, आप देखो 1 माइनस आप चीजें लिख सकते हो। तो गाइस हम यहाँ पहुंचे थे इस स्टेटमेंट पे, यहाँ वाले पे, कि अगर आप पी नॉट ए है और ये, तो अगर आप पी नॉट ए को कॉमन ले लेते हो तो 1 माइनस एक्स ए। तो यहाँ पर देखो कि अगर आप 1 माइनस एक्स ए लिखते हो, 1 माइनस एक्स ए लिखते हो, क्या वो एक्स बी के बराबर हो जाएगा? हाँ। तो आपका एक नया फार्मूला यहाँ से मिल चुका है, जिसे हम बोलेंगे लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। डेल्टा पी का मतलब क्या है, वेपर प्रेशर में जो कमी आई है, तो उसे हमने क्या बोला, एल वी पी, यानी लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जिसका एक पहला फार्मूला आपको मिला पी नॉट ए एक्स बी। और एक्स बी क्या है बेटा, सॉल्यूट। तो यानी आपका जो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है वो सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड कर रहा है, मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड कर रहा है। ये क्लियर आपको होना चाहिए। तो यहां से जब आपको फार्मूला मिलेगा डेल्टा पी अपान पी नॉट ए, इसी को नीचे लेकर चले गए, और कुछ भी नहीं, फार्मूला बना रहे हैं, इसी को नीचे लेकर चले गए, तो क्या मिल गया, एक्स बी। क्या मिल गया, एक्स बी। यानी आपका पहला फार्मूला आ गया, जिसे हम लोग बोलेंगे रिलेटिव लोअरिंग, क्योंकि आप रिलेट कर रहे हो ना, देखो इसी पी नॉट ए के रेस्पेक्ट में रिलेट कर रहे हो, तो ये हो जाएगा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इतनी ही सी बात है और कुछ भी नहीं। तो लोअरिंग बोलेगा तो सिंपल सा डेल्टा पी, लेकिन अगर आपको रिलेट करने को बोलेगा तो पी नॉट ए से डिवाइड कर दीजिएगा। तो यानी ये मैंने लिखा है, अगर रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर का कोई भी क्वेश्चन आएगा, आपके दिमाग में ये फार्मूला आना चाहिए। क्या हम एक्स बी यानी मोल फ्रैक्शन को लिख सकते हैं, बी का मोल अपॉन टोटल मोल? बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक, बिल्कुल लिख सकते हैं हम लोग। अब यहां कुछ और चीजें क्लियर हैं। अगर कभी वेट और मॉलिक्यूलर वेट पूछे, अगर कभी, ये क्लियर, अगर कभी आपसे वेट पूछे, मॉलिक्यूलर वेट पूछे, तो आपको इस फार्मूले को मॉडिफाई करना है, जो एक लंबा चौड़ा मेथड होता है, हमारी जरूरत है नहीं, क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व हो जाते हैं। तो आपको सीधा क्या याद रखना है, सब कुछ देखो वही है, बस देखो यहां पर क्या था, पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए, यानी यहां पी नॉट ए नीचे था, यहां बस पी एस नीचे हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। यहां पे भाई बी था और बी गायब होकर यहाँ क्या हो जाएगा, ए। तो ये फार्मूला आप याद रख लेना, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, डेरिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक। अच्छा एक और चीज आप ध्यान दीजिएगा, हमारा सिलेबस कैसा है, हमने पहले ही कहा था डाइल्यूट सॉल्यूशन का सिलेबस है, डाइल्यूट सॉल्यूशन का सिलेबस है। डाइल्यूट का मतलब देखो, आपने क्या किया बेटा, ए और बी को मिलाया है, किसको, ए और बी को मिलाया है। ए है पानी, क्या है, पानी है। बी क्या है, आपका जो भी सॉल्यूट है आपका बी वो है। बात समझ में आई? अगर आप कह रहे हो डाइल्यूट यानी पानी बहुत ज्यादा है, पानी बहुत ज्यादा, मैंने माना यार पानी है 100 और ये कितना है 1, तो क्या हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं, यानी मैं 100 प्लस 1 को अप्रॉक्स 100 लिख सकता हूं। तो वही मैंने चीज किया कि बी को मैंने नेग्लेक्ट कर दिया, तो आपका ये फार्मूला आ गया। तो इस फार्मूले को आपको याद होना चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे सॉल्व होंगे। चलिए बेटा, अब हम चलते हैं एम्स का क्वेश्चन है पहला, 2016 का अच्छा क्वेश्चन इसलिए मैंने लिया है ये वाला। देखो, इफ यू डिसॉल्व नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, अब जैसे ही वाला है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन सॉल्वेंट, तो आप तुरंत समझ जाओगे अरे यार नॉन वोलेटाइल मिलाया यानी उड़ेगा नहीं, तो वेपर प्रेशर क्या करेगा, कम करेगा। ये अब आपसे क्या पूछा है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलवीपी। देखो एलवीपी पूरा आपने अच्छे से पढ़ा, एलवीपी तो आपने पहुंच गए यहां से यहां तक पूरा देख लो, डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो एनबी अपान एनए, यानी ये किस पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट, यानी आपको डायरेक्ट ये चीज मिल गई, देख लो। अच्छा ये क्वेश्चन जब आया था नीट यूजी 2020 का, जब वही कोविड आया था, कोविड है ना,
कोविड कह रहे थे उसको किस टेंस में याद किया जाए, ये क्वेश्चन आया था, सबको प्रॉब्लम क्रिएट किया था, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट किया था। जैसा कि हम लोगों ने पहले ही कहा कि अगर कभी भी समझना, अगर कभी भी आपका क्वेश्चन वेट और मॉलिक्यूलर वेट वाला आएगा तो आप ये फार्मूला अप्लाई करोगे। तो उसने पूछा क्या है आपको, मॉलिक्यूलर वेट वाला पूरा पूछा है, तो हमने ये फार्मूला अप्लाई किया। देखो कुछ भी नहीं है, फार्मूला अप्लाई आपको खाली करना है, मोल फ्रैक्शन वगैरह सब कुछ आपको दिया हुआ है, पूरा कैलकुलेशन यहाँ पे आपको दिया हुआ है। एक चीज का और क्या ध्यान देना होता है, यहाँ आपने 80% लिया है, 80% उसने लिया है, तो कभी भी अगर परसेंट आएगा, कभी भी परसेंट आएगा तो ओरिजिनल वैल्यू को हम क्या मानेंगे, जो पी नॉट ए है दिया नहीं गया है, लेकिन भाई उसने 80% लिया है तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, परसेंट में मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 100। तो हमने कहा यार 100, तो 100 से हमने कहा यार देखो पी नॉट ए 100 था, 100 से उसने कहा घटकर कितना हुआ है 80। अब यहां पर बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूज होगा, देखो 280 है, उसने क्या कहा 280 यानी 80 तक है, 80 तक, तो कितने का चेंज हुआ है 20। बहुत सारे लोग क्या करेंगे जानते हो, 80 घटा देंगे, ऐसा नहीं, 80 तक उसने है ना, 80 तक, तो 20 का चेंज हुआ है। तो हमने फार्मूला लगाया 100 माइनस 80 अपन, तो हमने मॉलिक्यूलर वेट वाला फार्मूला नंबर 2 लगाया, तो हमारे पास यहाँ पे m की वैल्यू 32 आई, m की वैल्यू 32 है। अच्छा इसको तो निकालना सबको आता है ना भाई, इसको तो निकालना सबको आता है, NB है ना, NB क्या होगा, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अब वेट आपको 8 ग्राम दिया हुआ है और इसी का आपको निकालना है, और बाकी इसका जो ऑक्टेन दिया हुआ है Na, ऑक्टेन आपको जो दिया हुआ है वो 114 आपको दिया हुआ है ग्राम, और उसका मॉलिक्यूलर वेट भी दिया है, तो कोई मसला ऐसा है नहीं, तो आप निकाल लोगे उसका। तो इसमें कितना आया 32 आया, कितना आया बेटा 32 आया, बट ऑप्शन में कोई वैल्यू 32 नहीं थी। देखो ये 4 ऑप्शन दिया हुआ था उस वक्त, कोई वैल्यू 32 नहीं थी। अब बच्चे छोड़ के चले आए, बट एक्चुअल में जब आपको ऑप्शन में नहीं आया तो अब हम फार्मूला दूसरा वाला लगाएंगे, इन केस भाई एक बार हो चुका है, दूसरी बार भी हो सकता है। तो हमने अपना पहला फार्मूला लगाया और पहले फार्मूले से हमारी वैल्यू कितनी आई 40 आई, तो हमने देखा हाँ हमारे पास 40 है। हालांकि आपको लगाना यही है, लेकिन 100 बार में एक बार ये भी हो सकता है, तो आपको क्लियर होना चाहिए। हाँ अगर आपको 32 और 40 दोनों ऑप्शन में होता तो कौन जाता आपका, पड़ गया ठीक, तो कौन जाता आपका, यही ऑप्शन जाता। अगला क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन में आते हैं। एट 100 डिग्री सेल्सियस वेपर प्रेशर ऑफ इक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज आपको दिया हुआ है, फाइंड आउट द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन आपको लगाना है। तो हमने कहा था भाई कोई भी फार्मूला आएगा हम सबसे पहले अपना वाला लगाएंगे, बट यहाँ एक कॉन्सेप्ट आपका है। कॉन्सेप्ट क्या है बेटा, आपको ज्यादा वैल्यू नहीं दी हुई है, आपको अगर बहुत ध्यान से आप देखोगे आपको, तो आपको फिक्स यानी आपको ये वैल्यू दी हुई है, आपको सॉल्यूशन की वैल्यू दी है, यानी पी सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है, पी सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है 750 आपको दिया हुआ है, बट आपको पी नॉट ए नहीं दिया है, आपको पी नॉट ए नहीं दिया है, आपको पी नॉट ए नहीं दिया है, बट एक इंफॉर्मेशन दी है 100 डिग्री सेल्सियस। बेटा याद रखो, हमने क्लियर कहा था कि कब बॉइलिंग पॉइंट, याद करो मैंने बॉइलिंग पॉइंट को बहुत अच्छे समझाया था, अभी भी समझ लो एक बार। बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जब लिक्विड का प्रेशर, लिक्विड का वेपर प्रेशर बाहर के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाए। तो लिक्विड का बताओ, वाटर का 100 डिग्री बॉइलिंग पॉइंट होता है, तो हमने यहाँ अच्छे से लिखा है कि भाई वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस उसका बॉइलिंग पॉइंट है, और बॉइलिंग पॉइंट पर जो वेपर प्रेशर होता है वो बाहर के बराबर होता है, और बाहर कितना होता है 1 atm, यानी उसने 100 डिग्री आपको देकर सीधा आपको बता दिया है P इज इक्वल टू 1 atm, P इज इक्वल टू 1 atm। अब सीधा आपने, अच्छा 1 atm का मतलब 760 mm, तो आपको देखो दिख गया होगा और पूरा आपने कैलकुलेशन कर लिया, इसलिए एक अच्छा क्वेश्चन माना जाता है। अब चलते हैं सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब एक कंफ्यूजन और दूर करिए आप लोग, देखो यहाँ क्या नाम में है बॉइलिंग पॉइंट, तो मुझे पक्का पता है कि आज से पहले आपने गौर नहीं किया होगा, आपने गौर नहीं किया होगा बॉइलिंग पॉइंट ये कोई पॉइंट है, तो मैंने कहा ये कोई पॉइंट नहीं है, ग्राफ से नाम पड़ा है, अभी आप ग्राफ देखेंगे। तो ये क्या होता है, टेम्परेचर होता है, अभी हमने डिस्कस किया, ये टेम्परेचर होता है जब लिक्विड बॉयल करना शुरू हो जाता है, जब लिक्विड बॉयल करना शुरू हो जाता है, बात समझ में आई, लिक्विड बॉयल करना शुरू हो जाता है, यानी हम सिंपल सी बात कहें कि जो वेपर प्रेशर आपका लिक्विड का है वो P एक्सटर्नल के बराबर हो जाता है, यानी 1 atm के बराबर हो जाता है। अच्छा एक बात बताओ, आपको लिक्विड का वेपर प्रेशर चेंज करना है, आपको लिक्विड का वेपर प्रेशर चेंज करना है, और कहां तक पहुंचाना है, आपको एक्सटर्नल तक पहुंचाना है ताकि मामला सेट हो जाए। लेकिन बताओ वेपी तो केपी हमने बताया था, वेपी तो दो ही चीजों पे डिपेंड करता है, वेपी तो दो ही चीजों पे डिपेंड करता है, या तो आप लिक्विड को चेंज कर दो या तो आप टेम्परेचर को चेंज कर दो। तो भाई लिक्विड तो हमारा फिक्स है और वो क्या होता है, वाटर होता है, तो हम टेम्परेचर को ही चेंज करेंगे, हम टेम्परेचर को ही चेंज करेंगे। 1 by 1 समझते हुए चलिए, देखो ये सॉल्वेंट होता है, सॉल्वेंट के अंदर आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया, अभी हमने जैसा कि आपको डिस्कस किया कि भाई
सॉल्वेंट का जो मैंने माना, बहुत ध्यान से समझो, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। हमने सॉल्वेंट का 25 डिग्री सेल्सियस पे यानी 25 डिग्री सेल्सियस, ये एक 25 डिग्री सेल्सियस पे हमने माना कि 0.5 एटीएम प्रेशर है। अच्छा, एक से तो कम ही होगा, 100 पे एक होता है, तो 25 पे हमने कहा यार जो है वो एक से कम ही होगा, हमने 0.5 माना। अब ये वैल्यू 0.5 से ज़्यादा लें या 0.5 से कम लें, तो आपको समझ में आया कि यार कोई भी चीज़ जब हम उसमें सॉलिड मिलाते थे तो उसका वेपर प्रेशर कम होता था, यानी 0.5 से तो कम आएगा, हमने कहा प्योर से तो कम आएगा, मैंने माना 0.4। अब हम टेम्परेचर को बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए और हमारा टेम्परेचर पहुंच गया 100। तो जब टेम्परेचर को आप बढ़ाओगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा। तो जो प्योर सॉल्वेंट है आपका, प्योर H2O है, उसका 1 एटीएम के बराबर हो जाएगा 100 डिग्री पे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, 100 डिग्री पे भाई उसका बॉइलिंग पॉइंट है तो 1 एटीएम के बराबर हो जाएगा। लेकिन एक बात बताओ, क्या ये 1 एटीएम तक पहुंच पाएगा? ये तो 0.9 तक पहुंचेगा ना, क्योंकि भाई 0.5 से ये 1 एटीएम तक गया और ये 0.4 से इसने स्टार्ट किया, तो 0.9 यानी वो एक से कम। तो यानी 100 डिग्री पे पानी तो बॉयल होने लगा, लेकिन जो सॉल्यूशन आपने लिया था जिसमें आपने नमक या चीनी या कोई चीज मिलाई थी, वो सॉल्यूशन नहीं उबलेगा। क्यों? क्योंकि बाहर के 1 एटीएम के बराबर नहीं है, 1 एटीएम के बराबर नहीं है। आपका है 0.9, होना कितना चाहिए? 1 एटीएम होना चाहिए। भाई ये 0.9 है, होना कितना चाहिए? 1 एटीएम। तो आप कहोगे अभी बॉयल नहीं होगा, मामला सेट नहीं होगा, तो क्या करना पड़ेगा? तो आप कहोगे सर थोड़ा सा टेम्परेचर को और बढ़ाया जाए ताकि ये 0.9 से क्या आ जाए 1, और ये बाहर के 1 के बराबर हो जाए और चीजें हमारी बॉयल होने लगे। हमने कहा हाँ बिल्कुल, और हमने टेम्परेचर 101 पे बढ़ा दिया, यानी जो पानी था वो 100 पर बॉयल होने लगा था, लेकिन जब उसके अंदर आपने सॉल्यूट मिलाया, अब ये 101 पर बॉयल हो रहा है, यानी बॉइलिंग पॉइंट आपका बढ़ चुका है, यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हुआ है। बात समझ में आई? सिंपल सी बात है। दूसरा, अगर आप सॉल्यूट, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने के, देखो रटवाने को तो कुछ भी रट सकते हो आप, बुक में लिखा हुआ है, जमाने से आप पढ़ रहे हो, रट रहे हो, वो मसला नहीं है। मसला ये है कि क्या आप समझ पाते हो, क्या आप एक्सप्लेन कर पाते हो। चलो, अगर आपने सॉल्यूट ज्यादा मिलाया, समझना, सॉल्यूट के मिलाने से वेपर प्रेशर कम हुआ तो आपको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ा, सिंपल सी बात। अब हम फिर से इस लाइन को समझो, सॉल्यूट अगर आपने ज्यादा मिलाया तो वेपर प्रेशर ज्यादा कम होगा, और वेपर प्रेशर ज्यादा कम होगा तो आपको टेम्परेचर ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा बढ़ेगा। यानी वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट में उल्टा रिलेशन है। वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट में जितना ज्यादा वेपर प्रेशर कम होगा, आपको बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा करना पड़ेगा, उतना ज्यादा टेम्परेचर आपको देना पड़ेगा। चलिए इस ग्राफ को समझते हैं। ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने समझ लिया तो झिंगा लाला ऊ हो जाएगा आपका पूरा पूरा, है ना। चलो देखो, बॉइलिंग पॉइंट किसका बढ़ा? जनता कहती कि सॉल्यूशन का बढ़ा। पूरी जनता, आप किसी भी जाके जिससे पढ़े रहे होंगे या आसपास के दोस्तों से पूछेंगे, वो कहेगा हाँ बॉइलिंग पॉइंट तो बढ़ा। पहली बात, इतना कोई सोचता ही नहीं है, इतना बताता ही नहीं है। बट बॉइलिंग पॉइंट किसका बढ़ेगा? जनता कहेगी बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का बढ़ेगा, बट एक्चुअल में बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट का बढ़ेगा। तुम समझो, तुमने क्या मिलाया है? शक्कर या नमक मिलाया? शक्कर, तुमने पानी के अंदर शक्कर, बताओ शक्कर उबलेगी या पानी उबलेगा? तो भाई एक्चुअल में तो उबलता पानी है, नमक या चीनी नहीं उबलती है। उबलता कौन है? पानी उबलता है। चलो इसको समझते हैं। इस ग्राफ को मैंने, इसलिए ग्राफ आपको दोनों एक ही में मिलेगा, मैंने अलग से ग्राफ पूरा अलग अलग मेहनत से बनाया है अपना, ताकि अच्छे से समझ में आए। देखो, इधर वेपर प्रेशर दिया है, इधर टेम्परेचर आपका दिया हुआ है। मैंने क्या माना था कि भाई 25 डिग्री सेल्सियस पे 0.5 था, 25 डिग्री सेल्सियस पे 0.5 था, तो मैंने 25 डिग्री सेल्सियस पे 0.5 आपका लिया। ठीक, बात समझ में आई? तो यहां मैंने लिया, यहीं से मैंने ग्राफ को अपने स्टार्ट किया है। अब जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ाएंगे वेपर प्रेशर बढ़ेगा। अब यहां एक चीज है, क्वेश्चन कभी बना नहीं है, बट इन केस क्वेश्चन ये बन सकता है। ये ग्राफ सीधा लीनियर नहीं है, ये ग्राफ लीनियर नहीं है, बल्कि ये ग्राफ थोड़ा सा कर्व है, नॉन लीनियर है। ये ग्राफ थोड़ा सा नॉन लीनियर है, इसका आपको ध्यान देना है। तो ये ग्राफ बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, और 1 एटीएम के बराबर पहुंच गया है, 1 एटीएम के बराबर पहुंच गया है। अच्छा, इसे क्या बोलेंगे? टीबी नॉट, क्योंकि ये प्योर का है, और सबको पता होता है वाटर का जो प्योर बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, जिस पर वो उबलने लगता है। तो हमने कहा जैसे ही वो 1 एटमॉस्फेयर के बराबर हो जाएगा वो उबलने लगेगा। हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं। अब जब आपने सॉल्यूट को ऐड किया है, तो ये तो लाल वाला ग्राफ जो सॉल्यूट का ग्राफ है, अब जब आपने सॉल्यूट का ग्राफ बनाया है, ऐड किया है, तो बताओ क्या प्रेशर 0.4, 25 डिग्री सेल्सियस पे 0.4 है? तो पहली क्लियर चीज होनी चाहिए कि हाँ, अब जो ग्राफ स्टार्ट होगा इसके ऊपर से नहीं होगा, बल्कि इसके नीचे से 0.4 से स्टार्ट होगा। पहली चीज क्लियर, क्योंकि 0.4 है ना, उससे कम है। अब जब आपने ग्राफ बढ़ाया 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 बढ़ाया, तो टीबी नॉट यानी 100 पे जब आप पहुंचे,
जब आप 100 पे पहुंचे, ये वाला ध्यान से देखो, ये अपना 1 एटमॉस्फेयर के बराबर हो चुका है, ये आपका 1 एटीएम के बराबर हो चुका है, 1 एटीएम के बराबर हो चुका है। देखो ऑलरेडी हम पढ़ चुके थे। बट ये वाला जो आपका सॉल्यूशन का, तो ये तो 0.9 पे है, यानी ये अभी तक वहां नहीं पहुंचा है, यानी ये अभी तक वहां नहीं पहुंचा है, ये वहां नहीं पहुंचा है। इस पॉइंट पे गौर करना, यानी वो आपका पहुंचा नहीं है। तो क्या आपको टेम्परेचर और बढ़ाना पड़ेगा? बिल्कुल सर, अब थोड़ा सा और टेम्परेचर जब हम बढ़ाएंगे तब जाकर वो 1 एटमॉस्फेयर के बराबर पहुंचेगा। तो यानी प्योर वाला टीबी नॉट पे यानी 100 पे पहुंच जाता था, लेकिन इसके लिए और टेम्परेचर बढ़ाना पड़ा। तो बताओ टीबी, जिसे हमने क्या बोला, टीबी, तो क्या इतना ही बढ़ा है? क्या इतना ही आपका बढ़ा है? हाँ सर, इतना ही आपका बढ़ा हुआ है। इसे ही बोलेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इसे ही बढ़ेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब चलते हैं ना, अब चलते हैं फार्मूले पे। तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी इंटू एम, ये आपका फार्मूला डायरेक्ट याद रखना है, बहुत इजी फार्मूला है। के बी इंटू आपका एम है, एम क्या है? मोलालिटी है, आपने पढ़ लिया है। डेल्टा टीबी का मतलब कितना चेंज हुआ है, कितना चेंज हुआ है। केबी का मतलब मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, जिसकी वाटर के लिए वैल्यू होती है 0.52। अभी अच्छे से हम समझेंगे। ये सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड करता है, कभी आया नहीं है बट आ सकता है। दूसरा, इसका फार्मूला देखो, कभी वैसे आया नहीं बट एक बार आप फार्मूला जरूर आप इसको देखिएगा, आर टीबी नॉट का स्क्वायर अपॉन 1000 LV लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ये आपको वहां गिवन होगा। इन केस अगर कभी आप तो हमने आपसे कहा कि भाई देखिए, ये आपका आर टी बी नॉट स्क्वायर 1000 LV लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ये आपका होता है, या ठीक है ना। और ये आपका डेल्टा एच होगा, जो कि आपका डेल्टा एच मोलर हीट होता है। तो अगर इन केस आपने पढ़ा होगा, बहुत कम ना के बराबर चांसेस होते हैं मॉलिक्यूलर वेट आपका सॉल्वेंट के लिए, ये पूरा है। अगला पॉइंट हमारा आता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी फ्रीजिंग पॉइंट में कुछ ना कुछ कमी होगी। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं बताऊंगा, लोग उसको हो सकता है गलत माने। देखो, हमने फ्रीजिंग पॉइंट वो होता है कि वेपर प्रेशर आप सॉलिड, आपका वेपर प्रेशर लिक्विड के बराबर हो जाए। अब कुछ लोग कहेंगे सर क्या वेपर सॉलिड का भी होता है? अभी तो आपने कहा था कि नॉन वोलेटाइल जो होते हैं वो कभी उड़ते नहीं हैं। तो मैंने कहा यार देखो, जनरली क्या होता है, यहाँ पे लिखा है जनरली नॉन वोलेटाइल होते हैं, लेकिन हमेशा थोड़ी होगा। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, है ना, जैसे साथ ये लिखा है, देखो, साक्षात को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। यानी कोई चीज़ अगर आप आंखों से देखेंगे तो इनकार नहीं कर पाएंगे। आपने फ्रिज खोली होगी, फ्रिज जैसे ही खोलते हैं, फ्रीजर आपने खोलते हैं, वहाँ पे आपको वेपर प्रेशर यानी बहुत सारा धुआं दिखता है, तो वो बर्फ ही तो है भाई फ्रीजर के अंदर। तो फिर फ्रीजर के अंदर बर्फ है यानी सॉलिड है, बर्फ है यानी सॉलिड है, और सॉलिड है तो उसका आपको वेपर प्रेशर दिखा कि नहीं दिखा। चलो, तो इतनी चीजें समझने से अच्छे हम ग्राफ को समझते हैं और फार्मूला समझते हैं। चलिए, इस चीज़ को आप समझिए बहुत अच्छे से, है ना। देखो, ये मैंने माना यार 25 डिग्री सेल्सियस पे जो आपका वेपर प्रेशर था 0.5 ATM। अब आपका फ्रीज हो रहा है ना, फ्रीज हो रहा है तो टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। देखिए, आपने टेम्परेचर कम किया, कम किया, कम किया, कम किया, और इस पॉइंट पे यानी 0.1 पे जाकर मान लिया भाई 0.1 पे मेरा बर्फ बनता था, तो इस टेम्परेचर पे जाने पर आपका बर्फ बनना स्टार्ट हो जाता है, यानी आपका फेज चेंज हो जाता है। और आप सबको पता है कि वाटर के लिए ये कैसा होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। वाटर के लिए TF नॉट कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है, जिसपे ऐसा। लेकिन जैसे ही आपने क्या किया, चीनी मिलाया, आपने चीनी मिलाया यानी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आपने मिलाया, तो वेपर प्रेशर कम होगा, यानी ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा, और ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा, यहां से स्टार्ट होगा, और ग्राफ अब TF नॉट पे नहीं जमेगा, बल्कि आपको टेम्परेचर और कम करना पड़ेगा, है ना। टाइम कम है इसे समझाने का, यानी उसमें टेम्परेचर आप बढ़ाते थे, इसमें टेम्परेचर और आपको कम करना पड़ेगा, यानी इतनी कमी आएगी। तो यही कमी को हम क्या बोलेंगे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। सेम फार्मूला आया इसका भी, है ना, बस वहाँ TB होता था, यहाँ TF है, वहाँ KB होता था, यहाँ KF है। बात समझ में आ गई। और इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1.86। ये भी फार्मूला सब कुछ देखो आपका यहीं सेम है, सब कुछ आपका यहाँ पर सेम मिलेगा, बट वहां पर वेपोराइजेशन था, यहाँ फ्यूजन था। इतनी सी कहानी आपको है। अब इससे क्या पता चला, क्या आप सीखेंगे, आराम से समझो इसको। देखो, KB इज इक्वल टू 0.52 है। KB इज इक्वल जो आपने पढ़ा था 0.52 किलो जूल पर मोल है। यानी इसका सिंपल सा मतलब है, बहुत आसानी से बिना आप जो है फार्मूला लगाए क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। फील समझो इसको। हम ये कह रहे हैं, अगर आप 1 किलोग्राम वाटर के अंदर 1 किलोग्राम वाटर के अंदर 1 मोल सॉल्यूट ऐड कर रहे हो, है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने कहा जो आपका डेल्टा TB होता था, ये 0.52 इंटू मोलालिटी होती थी। क्या मोलालिटी आपकी, मोल अपान वेट किसका, सॉल्वेंट का। तो हमने कहा यार 1 kg वाटर आपने लिया, 1 kg वाटर, और मोल को भी आपने लिया 1 मोल,
कितना लिया 1 मोल, तो बताओ m की वैल्यू कितना आ गई 1/1 यानी 1, तो डेल्टा टीबी कितना आ जाएगा आपका 0.52। सिंपल सी बात है कि अगर आपने 1 किलोग्राम वाटर में 1 किलोग्राम 1 मोल सॉल्यूट आपने मिलाया है यानी मोलालिटी आपकी 1 हो गई है, तो जो चेंज आएगा वो कितना आएगा 0.52 का चेंज आएगा, 0.52 का चेंज आएगा, 0.52 का, यानी जो पहले 100 होता था अब वो 100 ना होकर 100 प्लस 0.52 हो जाएगा, 100 प्लस 0.52 हो जाएगा। अब चाहे आप यूरिया मिलाओ चाहे शुगर मिलाओ और कुछ भी मिलाओ ये 0.52 से ही बढ़ेगा। इसका मतलब ये नंबर पे डिपेंड करता है, क्या मिला रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ता। सेम ऐसे ही अगर आपने 1 किलोग्राम में 1 मोल आपने मिलाया तो जो डेल्टा टीएफ है, देखो जो आपका डेल्टा टीएफ है उसकी जो वैल्यू है 1.86 इंटू मोलालिटी, और ये 1 हो जाती है यानी 1.86 से कम होगा तो आपको रटने की जरूरत नहीं है कि यार सर क्या हुआ, तो पहले 0 होता था अब 0 से कम होकर 0.186 हो जाएगा। सिंपल सी आपकी कहानी है। चलिए इस क्वेश्चन में आपको दोनों एक ही फार्मूले में दोनों चीज़ें आपको मिल जाएगी। 6 ग्राम यूरिया, पूरा आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लो, दिया हुआ है। डेल्टा टीबी निकालना है और डेल्टा टीएफ आपको दोनों निकालना है, दोनों का दोनों निकालना है। बात सिंपल से समझ में आ गई। देख लो कुछ नहीं करना है, के बी आपको दिया है, एम खाली आपको निकालना है। सबको पता होता है कि जो मोलालिटी होती है वो मोल होता है अपान जो 1 किलो, यानी जो आपका वाटर 1 केजी वाटर, यानी वेट आपका जो वाटर होता है केजी के अंदर होता है। ठीक है, सबसे पहले सर मोल निकालते हैं। मोल कितना दिया हुआ है आपको 6 ग्राम यूरिया दिया हुआ है, तो 6 ग्राम आपको दिया हुआ है। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है यूरिया का 60 होता है। ठीक है 60 होता है अपॉन वेट कितना आपको दिया है 100, बट हमें किलोग्राम के अंदर है तो हमने किया 1000 से डिवाइड, सिंपल तरीका होता है। और जैसे भी आपको अलग अलग फार्मूले मिल जाएंगे, बहुत सारे लोग फार्मूला ऐसे कर देंगे, देखो 6/60, उसके बाद यहाँ पे आपका 100,000 ऊपर चला जाएगा। बात एक ही है, कोई चाहे जैसे आप सॉल्व करो उस तरीके से, ठीक है ना। तो 3 0 यहाँ 3 0 यहाँ, 6/6 कितना आ गया 1 आ गया, सिंपल सी बात है। तो यानी आपका जो वैल्यू आएगा डेल्टा टीबी 0.52। तो हमने कहा फील करो 0.52 का मतलब इतने से बढ़ गया है, इतने से बढ़ गया है, यानी पहले 100 था अब 100.52 हो गया है। सेम ऐसे ही 1.86 इसमें आएगा क्योंकि ये तो मोलालिटी 1 हो गई है, मोलालिटी 1 हो गई है, यानी इतने से कम हुआ यानी माइनस में जाएगा। हम कहें यार सर ये तो दूसरा तरीका कैसे यूज़ कर सकते हैं, हमने कहा दूसरा तरीका ऐसे यूज़ कर सकते हैं कि अभी हमने आपको बताया था 1 केजी में मिलाओगे तो ये वाली कहानी ये पूरी देखो आपको समझ में आ गई। तो हमने कहा 100 ग्राम H2O है, 100 ग्राम H2O है, इसका मतलब 6 ग्राम यूरिया है। तो अगर 1 किलोग्राम H2O हो तो क्या 10 से यहाँ मल्टीप्लाई, तो यार 100 ग्राम ये 1000 ग्राम, 10 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई, यानी 1 लीटर के अंदर 1 मोल है। भाई 60 ग्राम यूरिया का मतलब क्या है 1 मोल, 60/60 1 मोल, सेम आंसर आएगा। बात समझ में आ गई आपको। दूसरा क्वेश्चन नीट 2017 का आप देख लो, ये आसान था कि क्या मोलालिटी पे डिपेंड करता है केएफ, हमने कहा नहीं डिपेंड नहीं करता है। बात समझ में आई। चलो तो ये आपका था पूरा का पूरा टॉपिक। ये अगली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर, और लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। 2 टॉपिक और बचे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं अलग से वीडियो में आपको बनाऊंगा। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से आपको टाइम देना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इससे हर साल क्वेश्चन आते हैं और अच्छे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इसको बहुत डिटेल में हम पढ़ेंगे। ऐसी डिटेल प्रॉमिस है कि कभी आपने पढ़ी नहीं होगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।